डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीडियोस के जो सीरीज है इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की बुक का जो न्यू एडिशन है उसमें जियो टेक्निकल का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और आज हम इसमें कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि कैसेग्रेडे जो लिक्विड टेस्ट डिटरमाइन करने का जो एक डिवाइस है, इक्विपमेंट है, उसमें हार्ड रबर लगा होता है। स्टैंडर्ड कुछ हार्ड रबर है जो उसमें लगा होता है, उसकी जगह अगर सॉफ्ट रबर लगा दिया जाए तो उसमें लिक्विड लिमिट की वैल्यूज किस तरीके से अफेक्ट होंगी। तो सबसे पहले तो हम इक्विपमेंट देखते हैं कैसे ग्राइंडे वाला। इस तरीके से इक्विपमेंट है, इसमें ये ब्रास का ये कप जैसा बना हुआ है, इसमें कोई सॉइल है जिसमें वाटर ऐड किया हुआ है, उसको हम फिल करते हैं और फिल करके हम बीच में एक ग्रू से इस तरीके से सेपरेट कर देते हैं। तो बीच में गैप आ गया है। अब यहाँ पर जो हैंडल लगा है इसकी हेल्प से हम इसको घुमाते हैं तो ये ऊपर जाएगा और वापस आके ये नीचे जो वुडन ब्लॉक है इसके ऊपर गिरेगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं और उनको काउंट करते हैं। लिक्विड लिमिट क्या है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज में ये मीट कर जाएं, दोनों जो सेपरेशन किया है, जो गैप दिया है वो फिल हो जाए, वापस सोइल से पास आ जाए, उस केस में जो वाटर कंटेंट होगा वो लिक्विड लिमिट है। हर एक वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग नंबर ऑफ ब्लोज होंगे। अगर ज्यादा वाटर ऐड किया हुआ है तो ज्यादा लिक्विड फॉर्म, काइंड ऑफ लिक्विड फॉर्म होगी सोइल, तो जल्दी ये गैप फिल हो जाएगा, जल्दी सोइल्स पास पास आ जाएंगे दोनों साइड की। और अगर कम वाटर है तो ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज हमें देने पड़ेंगे। तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है उसको हम डिफाइन करते हैं लिक्विड लिमिट। अब नीचे जो यहाँ पे रबर लगा हुआ है, एक हार्ड रबर, उसकी जगह अगर हम सॉफ्ट रबर लगा देंगे तो उस केस में हमें वाटर ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। 25 नंबर ऑफ ब्लोज में ही इसको वाटर को मीट करने के लिए हमें ज्यादा वाटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नंबर ऑफ ब्लोज दे रहे हैं, जो एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हैं, जो इस सेपरेशन को खत्म कर रही है, गैप को फिल कर रही है, वो एनर्जी अब ये जो यहाँ पे आपने सॉफ्ट रबर लगाया है वो भी अब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि एक तो हार्ड पे आप अगर इसको ले जाके गिराओगे तो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, वहीं पे सॉफ्ट अगर मटेरियल है तो इम्पैक्ट कम आएगा और एनर्जी सॉफ्ट जो रबर आपका एब्जॉर्ब कर लेगा और एनर्जी जो सोइल पे वर्क कर रही है गैप को फिल करने में वो कम करेगी। तो लिक्विड लिमिट यहाँ पर आपकी इंक्रीज होगी, ज्यादा वाटर ऐड करना पड़ेगा आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोज में इस गैप को फिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि आईएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो कौन सा रेंज साइज है जो कि सिल्ट है। तो ये सारे आपको हमेशा पता होना चाहिए। ग्रेवल होता है 4.75 से 80 mm तक, 0.075 से 4.75 mm तक सैंड होता है, सिल्ट होता है 0.002 से 0.0075 mm तक, और 0.0002 से कम वाला होता है वो क्ले होता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज, डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दी है कि हाईवे रिसर्च बोर्ड एचआरबी जो है उसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है सोयल का वो किस किस बेसिस पे है। आपके एग्जाम में ज्यादातर आईएस वाला ही इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है, बट थोड़ा बहुत आपको बेसिक साइज का भी आइडिया होना चाहिए, तो ज्यादा डेप्थ में हम इसको कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो एक तो ये हाईवे रिसर्च बोर्ड है, ये पुराना नाम था, अमेरिका की कोई ऑर्गेनाइजेशन है ये, अभी इसका नाम हो गया अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स। तो ये इसका नाम हो गया। अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस नाम से पूछा जाएगा। इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, एक तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं और दूसरी अटरबर्ग लिमिट्स लेते हैं। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक में आपका हो जाएगा लिक्विडिटी, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और दूसरा हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि इनऑर्गेनिक सॉइल है, कोई लो कंप्रेसिबिलिटी है उसकी, तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे। तो आपको पता होने चाहिए, इनऑर्गेनिक सिल्ट जो होता है उसके लिए हम एम यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक क्ले के लिए सी यूज करते हैं, ओ होता है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। तो यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक सॉइल है, ये इनऑर्गेनिक सॉइल है और ये भी इनऑर्गेनिक सॉइल है, बट इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी। तो क्ले और सिल्ट में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली सिल्ट की कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, और सिल्ट में भी अलग अलग कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं, जिनमें एन होता है लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए, एच होता है हाई कंप्रेसिबिलिटी के लिए। और कंप्रेसिबिलिटी हम डिफाइन करते हैं लिक्विड लिमिट के बेसिस पे। लिक्विड लिमिट अगर 50% से कम है यानी लो कंप्रेसिबिलिटी होगी, 50% से ज्यादा है यानी हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो लो कंप्रेसिबिलिटी की आपकी यहाँ पर एमएल हो जाएगी सॉइल, और सिल्ट है ये लो कंप्रेसिबिलिटी की, सी करेक्ट आंसर होगा। ये है क्ले हाई कंप्रेसिबिलिटी की। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये किसके बने होते हैं। रॉक मिनरल, कैओलिनाइट, इलाइट, मोंटोमोरिलोनाइट। तो कैओलिनाइट, मोंटोमोरिलोनाइट, इलाइट ये सब होते हैं क्ले के मिनरल्स। सैंड है इसमें आपका होते हैं रॉक मिनरल्स होते हैं, और रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में जो मोस्ट कॉमन है वो क्वार्ट्ज है, फिर फेल्ड्सपार है, माइका है और ये सब है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा।
रॉक मिनरल्स हैं, ये फॉर्म होते हैं वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि क्ले के मिनरल जिनकी लार्जेस्ट स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कौन सा है? मतलब क्ले के मिनरल है काओलिनाइट, इलाइट, मोंटोमोरिलोनाइट, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक किस में होंगी? स्वेलिंग यानी वाटर ऐड करने में बहुत ज्यादा वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो, श्रिंकेज यानी वाटर रिड्यूस करें वाटर कंटेंट तो बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में रिडक्शन हो। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है काओलिनाइट। काओलिनाइट है ये 1:1 क्ले मिनरल है, यानी 1 इसमें सिलिका की शीट होगी और दूसरी 1 एल्यूमिना की शीट होगी। लेयर्स हैं ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और इसलिए वाटर को एंटर नहीं करने देते, तो ये ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता है। लो स्वेलिंग लो श्रिंकेज होता है इसमें और इसका स्टेबल नेचर है, मिनिमल इसमें वॉल्यूम चेंज हमें देखने को मिलेगा और इंजीनियरिंग वर्क और फाउंडेशन वगैरह के लिए ये सूटेबल है। वहीं पे इलाइट है आपका है ये 20 का होता है। मोंटोमोरिलोनाइट है इसमें सबसे ज्यादा होगा श्रिंकेज और स्वेलिंग। इलाइट है इसमें 20 का होगा इंटरमीडिएट और काओलिनाइट में सबसे कम होगा। इलाइट है इसमें आपका जो बॉन्ड होता है वो पोटेशियम आयन से बना होता है। 2 सिलिका की सीट्स होती हैं, इसमें 1 एल्यूमिना की सीट होती है। मॉडरेट स्वेलिंग, मॉडरेट प्लास्टिसिटी और मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी। वहीं पे मोंटोमोरिलोनाइट में 2:1 क्ले मिनरल होता है। इसमें वीक इंटरलेयर बॉन्डिंग होती है। जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली वाटर बॉन्ड होता है, तो वाटर बॉन्ड है वो काफी वीक है, वो वाटर को अंदर पेनिट्रेट करने देता है लेयर्स के बीच में, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको दिख रहा है काओलिनाइट जिसमें एक आपकी एल्यूमिना की सीट है और एक सिलिका की सीट है। दूसरा है इसमें आपकी 2:1 है, 2 सिलिका की सीट है और बीच में एक एल्यूमिना की सीट है और ये आपका मोंटोमोरिलोनाइट है, तो इसमें H2O बॉन्ड है यहाँ पे। तो H2O बॉन्ड होने के कारण ये H2O बॉन्ड काफी वीक होता है और ये पार्टिकल्स को अंदर पेनिट्रेट करने देता है और इन लेयर्स के बीच में वाटर एंटर करेगा तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगी। और इलाइट है इसमें पोटेशियम आयन का बॉन्ड होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड काओलिनाइट में होता है, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा? मोंटोमोरिलोनाइट, इंटरमीडिएट इलाइट में, सबसे कम काओलिनाइट में। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया डिस्पर्स टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है वो उसमें कौन सा अरेंजमेंट होता है? तो स्ट्रक्चर है ये 2 टाइप के होते हैं, डिस्पर्स और फ्लोक्यूलेटेड, और आपकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है कि एज टू फेस ओरिएंटेशन है, ये आपका एज है, ये एज है, ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे फेस से, ये एज है, ये फेस से जुड़ा हुआ है, ये एज है, ये इस फेस से जुड़ा हुआ है। तो पहला तो अट्रैक्शन फोर्सेज आपके डोमिनेटिंग होंगे तो ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होगा। दूसरा फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में आपका वॉइड रेशियो ई जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, दिख रहा है आपको काफी ज्यादा वॉइड्स रह रहे हैं। परमेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि वॉइड्स ज्यादा होंगे तो वाटर इजीली पास हो पाएगा, वाटर या कोई भी लिक्विड, तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी। डिस्पर्स स्ट्रक्चर के लिए ई कम होगा, परमेबिलिटी भी कम होगी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे एक शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो काफी लोगों को दिखने में लग रहा होगा कि डिस्पर्स स्ट्रक्चर का ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ दोनों ही आपकी फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये यहाँ से हिलता नहीं है, ये जुड़े हुए फेस और एज ये अपनी पोजीशन पे होल्ड रखते हैं और ये होल्ड रहने के कारण अपनी पोजीशन पे इसकी शियर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। जबकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर में इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है एक दूसरे के साथ में, इसके कारण इसमें शियर स्ट्रेंथ भी कम होगी और स्टेबिलिटी भी कम होगी। डिस्पर्स स्ट्रक्चर तब डोमिनेटिंग होता है जब आपके रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग हो। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर लेस ससेप्टेबल होगा सेटलमेंट के लिए और ये प्रेफरेबल है एज ए सिविल इंजीनियर हमारे लिए, अगर कहीं पे प्रेजेंट है ऐसी सोइल फाउंडेशन में तो वो बेटर है कंपेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर। हाँ, इसको अगर हम रिबाउल्डिंग करते हैं तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और इसकी शियर स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होती है, स्ट्रक्चर डिस्पर्स बन जाता है। वहीं पे डिस्पर्स सोइल स्ट्रक्चर रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेटिंग हो तभी ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। सोडियम रिच सोइल से या रिमाउल्डेड क्ले में ये डिस्पर्स स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, परमेबिलिटी इसकी कम होगी, वॉइड रेशियो कम होगा, बट कंप्रेसिबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी और शियर स्ट्रेंथ कम होगी। ए करेक्ट आंसर होगा, फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन डिस्पर्स्ड है और फेस टू एज का ओरिएंटेशन है वो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि इफेक्टिव स्ट्रेस है ये क्या है? तो इफेक्टिव स्ट्रेस को हम सिग्मा डैश से डिनोट करते हैं और ये सिग्मा माइनस यू होता है। ये फॉर्मूला तो ज्यादातर लोगों को पता होगा आप में। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आता है इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड कि कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे हम डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस को डिटरमाइन कर पाए, मेजर कर पाए फील्ड में। ये एक फिजिकल फिनोमिना है
कि टोटल जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है उसमें कुछ वाटर ले लेगा और बचा हुआ सॉइल के पार्टिकल्स भी पास होगा। थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में अगर इसकी बात करें तो ये स्ट्रेस है ट्रांसमिटेड थ्रू द सोइल स्केलेटन। जो स्ट्रेस सोइल के स्केलेटन से पास हो रहा है, जैसे ये सोइल के पार्टिकल्स हैं, तो सोइल के पार्टिकल्स से जो स्ट्रेस पास हो रहा है वो इफेक्टिव स्ट्रेस है, और कुछ वाटर के यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, वाटर के पार्टिकल्स से जो पास हो रहा है वो पोर वाटर प्रेशर है, और इन दोनों को हम सम करते हैं तो ये टोटल स्ट्रेस के इक्वल आता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी फ्रीक्वेंटली आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या इसको मेजर कर सकते हैं हम डायरेक्टली? नहीं, ये सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिना है। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। सिग्निफिकेंस क्या है कि काफी ज्यादा आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंजीनियरिंग बिहेवियर है सोइल का, वो इस पे डिपेंड करेगा। सीयर स्ट्रेंथ, बेयरिंग कैपेसिटी, कंसोलिडेशन, सेटलमेंट, सब कुछ आपके इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा होगा तो सीयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, सीयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रेस इज पार्टिकल्स कांटेक्ट, नहीं, कंप्लीट नहीं है स्टेटमेंट। फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड, नो। इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है। सी करेक्ट है क्योंकि ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इफेक्टिव स्ट्रेस कहीं पे ज्यादा है वहां पे वॉइड रेशियो कम होगा, वहां पर परमेबिलिटी कम होगी, वहां पर सीयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्योंकि आपको ये तो फॉर्मूला पता ही होगा कि सीयर स्ट्रेंथ को हम इस तरीके से लिखते हैं, एस होता है ये सिग्मा डेस प्लस टेन फाई होता है। सी कोहेसन है और सिग्मा डेस आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है, तो सीयर स्ट्रेंथ आपके सिग्मा डेस का फंक्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस का। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि वाटर टेबल को अगर हम ग्राउंड सरफेस से राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं वाटर टेबल को, तो उस केस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? स्टेटमेंट्स दिए हैं टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस के रिगार्डिंग। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से चेंज होगा। जैसे कि ये ग्राउंड सरफेस है, इनिशियली आपका इस पॉइंट पे आप देख रहे हो टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर। इनिशियली यहाँ पे जो स्ट्रेस था, टोटल स्ट्रेस था वो, अगर ये हाइट h है तो ये होगा गामा, जो सोइल है यहाँ पे उसका स्पेसिफिक वेट है, तो गामा इंटू एच था टोटल स्ट्रेस। इफेक्टिव पोर वाटर प्रेशर कितना था? गामा डब्ल्यू इंटू एच। टोटल स्ट्रेस कितना था? सिग्मा माइनस यू। अब आपने डेल्टा एच से इंक्रीज कर दिया है, यहाँ पे आपके वाटर है और डेल्टा एच से इंक्रीज कर दिया है, तो अब इस केस में आपका सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा गामा एच प्लस गामा डब्ल्यू डेल्टा एच। किसी भी पॉइंट पे हम टोटल स्ट्रेस निकालते हैं तो उसके ऊपर जो जो अलग अलग मटेरियल आ रहे हैं उनकी हाइट और स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण भी आएगा, सोइल के कारण, और इस वाटर के कारण भी आएगा, तो गामा डब्ल्यू प्लस डेल्टा एच हो गया। यू अगर आप देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? यू होगा गामा डब्ल्यू एच प्लस गामा डब्ल्यू डेल्टा एच, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए फ्री वाटर सरफेस से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की, उसको हम गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हो, टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हो, तो इसके ऊपर फ्री वाटर सरफेस आपकी यहाँ पे लाई कर रही है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, जो हाइट है, उसको आप गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। सिग्मा इंक्रीज हुआ, यू इंक्रीज हुआ, क्या सिग्मा डेक्स पे कोई इफेक्ट आएगा? सिग्मा डेस होता है सिग्मा माइनस यू, तो वो तो एज इट इज रहेगा, गामा एच माइनस गामा डब्ल्यू एच। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स को अब हम देखते हैं। इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, यस। इक्वल डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, नो। इंक्रीज हुआ ना, दोनों में प्लस प्लस आया है। यहाँ पर भी आपका गामा डब्ल्यू डेल्टा एच से इंक्रीज हुआ और ये भी हुआ। इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर पर डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, नो। डिक्रीज इन, नो। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की बात हो रही है, यहाँ पे आपका वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पर 5 मीटर बिलो द टॉप सरफेस, ये फ्री वाटर सरफेस है स्विमिंग पूल की। यहाँ से 5 मीटर नीचे यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या क्या पूछा है? टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या होगा? इसकी पॉइंट के ऊपर जो जो आ रहे हैं अलग अलग मटेरियल, उनकी हाइट को स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते जाओ, सॉरी स्पेसिफिक वेट से। तो मटेरियल क्या आ रहा है? ऊपर वाटर ही है, वाटर का गामा डब्ल्यू होता है और ये 5 मीटर की हाइट है, तो 5 मीटर से मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरा सिग्मा। इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? पोर वाटर प्रेशर के लिए फ्री वाटर सरफेस और उस पॉइंट के बीच की हाइट ले लो और उसको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है और फ्री वाटर सरफेस ये है, इनके बीच की हाइट भी 5 ही है, तो ये गामा डब्ल्यू 5 हो गया।
मुझे निकालना है सिग्मा डैश, तो मैं सिग्मा माइनस यू करूंगी, दोनों इक्वल है, सिग्मा डैश 0 हो जाएगा। तो सिग्मा डैश तो आपका 0 आ गया यहाँ पे। आपको यू निकालना है तो उसके लिए थोड़ा सा यूनिट्स का कन्वर्जन करना होगा। गामा डब्ल्यू एच का अगर हम करते हैं तो गामा डब्ल्यू होता है 1000 केजी। गामा डब्ल्यू की जगह हम रो डब्ल्यू ले रहे हैं क्योंकि ये केजी में है, तो ये गामा डब्ल्यू की बजाय मैं रो डब्ल्यू एच कर रही हूँ क्योंकि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर दिया है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं दिया है। तो 1000 इंटू एच, ये आ गया 5000 केजी पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर क्यूब तो ये था और ये मीटर से मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर हाइट, तो ये केजी पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 मीटर में होते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, और इसको स्क्वायर से स्क्वायर कर दो, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.5 आ गया आपका, 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल स्ट्रेस हो गया या पोर वाटर प्रेशर, दोनों सेम ही है, और इफेक्टिव स्ट्रेस 0 आ गया। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में दी है कि वाटर टेबल अगर राइज हो जाता है ग्राउंड सरफेस तक तो इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस वगैरह कैसे अफेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको ये एजम्पशन लेना होगा कि ये आपकी ग्राउंड सरफेस है, इनिशियली वाटर टेबल आपका यहाँ पे था, अब राइज होके यहाँ पे आ गया है। तो दोनों ही केसेस में आपकी सॉइल, ये जो सॉइल है ये सैचुरेटेड थी। पहले ये कैपिलरी से सैचुरेटेड हो रही थी क्योंकि वाटर टेबल तो यहाँ पे थी, बट वाटर टेबल से कुछ हाइट तक तो सॉइल सैचुरेटेड होती है, कैपिलरी फोर्सेस के कारण राइज होता है और सैचुरेटेड होती है सॉइल। तो पहले ये सैचुरेटेड थी, अभी भी ये सैचुरेटेड है वाटर टेबल यहाँ पे आने पे। फर्स्ट केस में यहाँ पे है, ये केस फर्स्ट है, ये सेकंड केस में आपकी वाटर टेबल यहाँ पे आ गई है ग्राउंड सरफेस पे। अब आपसे पूछा है अलग अलग तीनों के लिए, किस किस के रिगार्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस के रिगार्डिंग पूछे हैं स्टेटमेंट। चलो सिग्मा डेस और सिग्मा निकालना है तो यू तो निकालना ही पड़ेगा, सिग्मा डेस निकालना है तो। सिग्मा की बात करते हैं, ये 0.1 है, इसमें 0.1 का जो टोटल स्ट्रेस निकाल रही हूं मैं, क्या होगा अगर ये गामा है यहाँ पे सॉइल का, तो गामा इंटू ये हाइट अगर h है तो गामा h ये हो गया। u क्या होगा, 1 पॉइंट पे u 0 होगा। अब समझ रहे हैं इस चीज को। इनिशियली मेरा वाटर टेबल यहाँ पे था, वाटर टेबल यहाँ पे था, तो u निकालने के लिए मैं उस पॉइंट और मेरी जो फ्री वाटर सरफेस है या वाटर टेबल है उनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करती हूँ उस हाइट से। बट वाटर टेबल तो यहीं पे है, ऊपर नहीं है वाटर टेबल, तो इनके बीच की हाइट तो 0 हो गई, तो u 0 हो गया। तो इस केस में मेरा सिग्मा डेस होगा सिग्मा माइनस यू यानी गामा एच। केस फर्स्ट तो ये था। केस सेकंड में आपने वाटर टेबल को राइज करा दिया, तो अब क्या होगा आपका सिग्मा, क्या सिग्मा चेंज होगा, नहीं होगा। सिग्मा के लिए हम इसके ऊपर जो भी मटेरियल है उनका गामा और एच से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे है और इसके ऊपर तो वाटर गया नहीं है, यहीं तक है वाटर, तो ये ऊपर सोइल ही है इसके सिर्फ, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट गामा है और हाइट एच है। बट यू अब चेंज हो जाएगा। अब जब आप यू की इक्वेशन लिखोगे तो 1 पॉइंट के लिए आप यू निकाल रहे हो, आपकी वाटर टेबल अब यहाँ पे है, वाटर टेबल यहाँ पे, तो इस हाइट को आप गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और ये आपका पोर वाटर प्रेशर आएगा। तो सेकंड वाले केस में आपका सिग्मा डेस हो जाएगा गामा एच माइनस गामा डब्ल्यू एच। तो पोर वाटर प्रेशर चेंज होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होगा, टोटल स्ट्रेस सेम रहेगा। तो इनिशियली आपका आया था गामा एच, अभी आपका आया गामा एच माइनस गामा डब्ल्यू एच। तो इसको ऊपर ले जाने से आपका इफेक्टिव स्ट्रेस तो रिड्यूस हुआ है, टोटल स्ट्रेस चेंज नहीं हुआ है। अब स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस ओनली, बट पोर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज। पोर वाटर प्रेशर चेंज हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज नहीं हुआ है। फर्स्ट ए स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड में दिया इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज। ये बात बिल्कुल सही है, टोटल स्ट्रेस आपका सेम ही रहा, बट पोर वाटर प्रेशर बढ़ने के कारण आपका इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। टोटल स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड नो, टोटल स्ट्रेस रिड्यूस्ड नो। बी ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट आईसी है एक सोइल का, सोइल का कोई मास है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है, वर्ड रेशियो ई है, तो आईसी किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला याद रखने में थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ज्यादातर ये है कि आपको पता तो रहेगा कि जी आएगा फॉर्मूले में, ई आएगा, आपको ये प्लस माइनस कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो एक से बड़ा आता है जनरली उसको हम माइनस करेंगे और छोटा आता है उसमें प्लस करेंगे। तो आपको पता है कि ये फिनोमेना हमें देखने को मिलती है कोर्स ग्रेन सॉइल्स में।
कोर्स ग्रेन सॉइल्स में फिनोमेना देखने को मिलते हैं, उनका जी होता है, ऑब्वियसली 1 से बड़ा होता है सॉइल्स का जी। तो जी में से -1 करोगे, ई वॉइड रेशियो आपका 1 से कम होगा कोर्स ग्रेन सॉइल है तो इसमें से आप 1 प्लस ई करोगे। तो इस हिंट से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? अपवर्ड जो सीफेस फोर्स एक्ट कर रहा है वो सबमर्ज्ड वेट के इक्वल हो जाता है। सिग्मा डेस होता है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस और ये इस तरीके से शियर स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है। बात कर रहे हैं हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स की। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स में शियर स्ट्रेंथ होती है फ्रिक्शन के कारण, कोहेशन के कारण नहीं होती है। आपकी सी वाली टर्म है ये पहले ही 0 होती है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में। आपका फ्रिक्शन जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो इसके कारण होती है। सैचुरेटेड आपकी कोई कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो उसमें सी 0 होगा। अब इसके कारण शियर स्ट्रेंथ मिल रही है, बट इफेक्टिव स्ट्रेस भी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी, सॉइल एक लिक्विड के जैसे बिहेव करने लगेगी, जिसको हम क्विक सैंड या बॉइलिंग कंडीशन बोलते हैं। तो सिग्मा डेस 0 कब हो जाता है कि आपका गामा डेस जो है सबमर्ज्ड यूनिट वेट है वो बैलेंस हो जाता है स्पेसिफिक फोर्स सीपेस फोर्स जो कि अपवर्ड एक्ट कर रहा है। सीपेस फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है, गामा डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस को 0 कर देते हैं दोनों मिलके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि क्विकसैंड क्या है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि ये स्पेशल एक कंडीशन है, हार्डली कंडीशन, किसके कारण अकर होती है? आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट है वो सीपेस फोर्स के इक्वल हो जाए। सीपेस फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है अगर, और गामा डब्ल्यू ऑब्वियसली नीचे की तरफ लगेगा सबमर्ज्ड वेट, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें, उस केस में आपका सिग्मा डेस 0 हो जाता है। और सिग्मा डेस 0 होने के कारण आपकी शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाती है, क्योंकि ये शियर स्ट्रेंथ है। और इसीलिए कोहेसिव सॉइल में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे आपका सिग्मा डेस पे डिपेंड ही नहीं करता है ज्यादा। और अगर सिग्मा डेस की 0 भी हो रही है तो सी तो प्रेजेंट है वहां पे, तो इसलिए ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जैसे सैंड और इन सब में देखने को मिलता है। तो क्या है ये? फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेशनलेस सॉइल। सी अगर है तब तो 0 होगा नहीं ना शियर स्ट्रेंथ। कोहेसिव सॉइल है तब तो इस सी की कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और सी का मैग्नीट्यूड होगा तो सिग्मा डेस 0 हो भी रहा है तो भी आपका शियर स्ट्रेंथ 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि हार्डली हेड है जो कि प्रोड्यूस होना चाहिए एक क्विक सैंड कंडीशन अकर करने के लिए, मतलब क्विक सैंड कंडीशन अकर कराने के लिए हेड कितना हमें एक्ट कराना होगा? कोई सॉइल्स की थिकनेस 1.5 मीटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 है और वॉइड रेशियो है 0.67 है। तो सबसे पहले तो क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट आप निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से। जी है 2.67 माइनस 1 अपॉन 0.67 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ऊपर भी 1.67 है, नीचे भी 1.67 है, तो 1 आ गया। तो IC 1 होता है, यानी क्विक सैंड कंडीशन अकर कराने के लिए हार्डली ग्रेडियंट है वो 1 होना चाहिए। आपको पता है हार्डली ग्रेडियंट क्या होता है? H अपॉन L होता है। H हेड है, L है वो आपकी लेंथ है सैंपल की, सॉइल का जो सॉइल है जो भी। तो H यहाँ पे आपको निकालना है, L आपको दिया गया है 1.5 मीटर थिकनेस है, तो 1.5 इज इक्वल टू 1, यानी हेड आपको 1.5 मीटर का एक्ट कराना होगा। यानी कोई सॉइल आपके पास इन प्रॉपर्टीज की है और उसकी थिकनेस 1.5 मीटर है, तो उसमें 1.5 मीटर का आप हेड अगर एक्ट करा दोगे तो उसमें क्विक सैंड कंडीशन अकर हो जाएगी। अब भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए परमानेंट जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं परमेबिलिटी को। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सारी ही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चंस बनते हैं और फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाने हैं तो इस पे बहुत सारे बन जाते हैं। ई वर्ड रेशियो है, डी ग्रेन साइज है। ग्रेन साइज के साथ भी काफी बार पूछा जाता है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कोर्स ग्रेन सॉइल जैसे कि सैंड जिसमें पार्टिकल साइज बड़ा है उनकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी। ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई के प्रोपोर्शनल है, यानी वर्ड रेशियो ज्यादा होगा तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी। गामा और म्यू यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है उस मटेरियल लिक्विड की जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है, जो कि जनरली हम वाटर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम्स में। तो वाटर इसके अंदर से फ्लो हो रहा है तो गामा उसका स्पेसिफिक वेट है, यानी गामा ज्यादा होगा, स्पेसिफिक वेट ज्यादा होगा, तो ज्यादा इजीली ट्रांसफर होगा, परमेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। और म्यू है वो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम परमेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले में ये तो आपकी सोइल की प्रॉपर्टी हो गई, और ये जो लिक्विड उसमें पास हो रहा है, ये परमानेंट जो लिक्विड है परमिएट, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट 80 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स नहीं है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि के आपका प्रोपोर्शनल होता है गामा अपॉन म्यू के, तो गामा को इंक्रीज करोगे तो के इंक्रीज होगा, गामा को इंक्रीज करोगे तो के इंक्रीज होगा।
म्यू को डिक्रीज करोगे तो के इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे दिया ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर द परमेबिलिटी, नो। ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर इज द परमेबिलिटी, यस। ग्रेटर द यूनिट वेट स्मॉलर परमेबिलिटी, नो। यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट परमेबिलिटी, नो। बी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है इफेक्टिव स्ट्रेस है सॉइल में, वो किस तरीके से अफेक्ट करती है सॉइल की प्रॉपर्टीज को, वो रेशियो परमेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेगी। तो आपको दिख रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस अगर ज्यादा होगा तो सोइल ज्यादा कंप्रेस होगी, वॉइड्स कम होंगे। जैसे कि ये कोई सोइल सैंपल है, इसमें ये सोइल के पार्टिकल्स हैं, तो इसमें ऊपर से अगर मैं प्रेशर लगा रही हूँ, उसका जो पोर्शन सोइल के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है वो इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो पार्टिकल्स पे ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है, ज्यादा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल्स ज्यादा पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा होने से आपका वॉइड रेशियो कम होगा। वॉइड रेशियो कम होगा तो परमेबिलिटी कम होगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा ई क्यूब अपॉन 1 + ई के प्रोपोर्शनल होता है आपका परमेबिलिटी। और आप कंसेप्चुअली ऐसे भी देख सकते हो कि वॉइड्स में तो ही आपका वाटर ट्रांसफर हो रहा है, वाटर या जो भी लिक्विड है। अगर वॉइड्स ही कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो एरिया जिसे ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड वो भी कम हो जाएगा, तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा कि दोनों ही को ही ये डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि परमेबिलिटी किसी सॉइल की 0.8 mm/सेकंड है, तो कौन सी सॉइल होगी। तो ये आपको याद रखनी है वैल्यूज। ग्रेवल का होता है 10⁻1 से 10⁻2, -2 से 1 तक होता है कोर्स और मीडियम सैंड का। फाइन और सैंड और लूज सिल्ट का ये 10⁻⁴ से 10⁻² तक होता है। डेंस सिल्ट के लिए ये होता है और क्ले के लिए ये होता है। तो 0.8 mm/सेकंड है, यानी 8 × 10⁻⁻1। और ये आपको दिख रहा है कि आपका कोर्स एंड मीडियम सैंड की इस रेंज में आ रहा है ये, क्योंकि 1/100 से लेके आपका 10 तक इसी रेंज में आता है, तो ये सैंड होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि यहाँ पर जो मेथड्स दिए हैं इनमें से क्ले सॉइल की अगर हमें परमेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा। तो क्ले सॉइल और जो फाइन ग्रेन सॉइल है जिनकी परमेबिलिटी कम होती है उनके लिए फॉलिंग हेड मेथड होता है, जिनकी परमेबिलिटी लार्ज होती है जैसे कि सैंड, उनके लिए कांस्टेंट हेड टेस्ट होता है। पहले हम कांस्टेंट हेड मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड टेस्ट मेथड है उस पे आएंगे। इस तरीके का आपका अरेंजमेंट होता है कुछ कांस्टेंट हेड परमेमीटर या कांस्टेंट हेड टेस्ट का। यहाँ पर आपका सॉइल का सैंपल फिल करा हुआ है जिसकी आपको परमेबिलिटी निकालनी है। V = AV होता है, आपको पता है, डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है इस पे कुछ हेड एक्ट कराते हैं और इसके थ्रू वाटर पास होगा उस हेड के कारण। वो वाटर जो पास हो रहा है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसका हम इस तरीके से निकाल लेते हैं डिस्चार्ज ΔV/ΔT। अगर ΔT टाइम में ΔV वॉल्यूम इस सॉइल सैंपल से पास हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कांस्टेंट हेड चैम्बर कनेक्टेड है जो कि यहाँ पे फुल है। तो जो ही इसमें कुछ वाटर आएगा वो फटाफट इस तरीके से यहाँ से ओवरफ्लो कर जाएगा और इस ग्रेजुएटेड जार में आ जाएगा। ग्रेजुएटेड जार से हम इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम हमने कलेक्ट किया और उससे हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा। सैंपल है इसका आपको एरिया पता होगा, ये एरिया इस सैंपल का आपको पता होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगा Q/A। अब आपको वेलोसिटी का ये डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला पता है, V KI के इक्वल होता है। आई आप इजीली निकाल सकते हो, H/L होता है, H हेड एक्ट कर रहा है, L आपकी सैंपल की लेंथ है, तो H/L से आप हार्डली ग्रेडियंट निकाल लोगे और यहाँ पर आप के जो परमेबिलिटी है वो निकाल लोगे, क्योंकि V आपके पास यहाँ से आ गया है। कांस्टेंट हेड टेस्ट, फॉलिंग हेड टेस्ट दोनों में सेम ही कंसेप्ट है, बस ये डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं उसका फर्क है सिर्फ। कांस्टेंट हेड टेस्ट में जो मैं हेड एक्ट करा रहे हैं वो कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका वाटर लेवल ये है, यहाँ पर वाटर लेवल ये है, तो कॉन्स्टेंटली ये हेड एच है वो एक्ट कर रहा है आपके सोइल सैंपल पे। बट यहाँ पर अगर फाइन ग्रेन सोइल हुई तो उस केस में ये ग्रेजुएटेड जार में जो आप वाटर कलेक्ट कर रहे हो इसकी अमाउंट बहुत ही कम होगी, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी की वैल्यू कम होती है, तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर पास हो पाएगा। कम अमाउंट ऑफ वाटर पास हो पा रहा है तो उसको एक्यूरेटली मेजर करने में मुश्किल होगी, क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें अगर कुछ एरर आई है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। इसलिए फॉलिंग हेड टेस्ट हम यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते हैं क्लेई सोइल्स के लिए। फॉलिंग हेड टेस्ट में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि इस चेंबर में तो लेवल यहीं पे रहेगा, बट इससे जो ओवरफ्लो हो रहा है वाटर हम उसको नहीं मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने हेड एक्ट कराने के लिए ये स्टैंड पाइप कनेक्ट करी हुई है और ये स्टैंड पाइप है, ये पतले डायमीटर की कोई पाइप होगी और इसमें जैसे जैसे सोइल सैंपल से वाटर पास होगा इसमें वाटर लेवल है वो नीचे आता जाएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए
यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगी वो सिग्निफिकेंट मिलेगी, क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है तो एच में चेंजेस होंगे वो काफ़ी हाई होंगे। तो इसलिए वॉल्यूम मेजर करना यहाँ पर हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। बट सिर्फ वॉल्यूम मेजर करना ही ईज़ी नहीं, इसके कारण फॉर्मूला भी डिफर कर जाता है। यहाँ पर आपका फॉर्मूला ये आता है, जबकि कांस्टेंट हेड टेस्ट में आपका फॉर्मूला ये आ रहा था। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर हम लेते हैं कि हेड अगर एच एक्ट कर रहा है और उस टाइम डीएच चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्यू की इक्वेशन लिखते हैं। और इसके कारण आपकी जो इक्वेशन आती है वो डीएच और एच की फॉर्म में आती है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। और 1/h की टर्म को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका log h होता है। ln h e बेस h log ही है, e बेस पे है, ln बोलते हैं इसको। तो ये आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 60 में दी है कि यहाँ पर मेथड्स दी हैं, इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है? तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 59 में एक्सप्लेन किया कि कांस्टेंट हेड टेस्ट है, ये बेस्ट इफेक्टिव होता है कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए। और यहाँ पर डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। दोनों ही फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन में आपको डिस्चार्ज की इक्वेशन जरूर पता होनी चाहिए। यहाँ पर हालांकि आप इजीली निकाल भी सकते हो, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई उसको लगा के इनटू एरिया। बट वेरिएबल हेड वाले में इंटीग्रेशन आता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंदी है, तो उसको या तो याद कर लीजिए, नहीं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट हेड मेथड। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।